तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है मेरी वोllstonecraft। तो मेरी वोllstonecraft में सबसे पहले तो मैं बताया कि थोड़ा सा जो है जीवन परिचय के बारे में जानना चाहिए, जिसको हम लोग सामान्य पहलू कहते हैं। और मैं आप लोगों को बताया था, जैसे जीएस मिल है पढ़ाया था, जो आप लोगों के सिलेबस में भी है। तो उसका किताब भी आप लोग जो है नोट्स में से देख देख कर किताब सब लिस्ट बनी है, किताब नोट कर डालिएगा। और जीवन परिचय को एक बार नोट से भी पढ़ डालिएगा। तो इसका जो है मेरी वोllstonecraft का जो है जीवन परिचय, और फिर इसमें मैं बताया था कि किताबें, और फिर इनके जो सिद्धांत हैं, विचार अब्लिक सिद्धांत, ये हम लोग को जानना है। उसको पॉइंट में हम लोग लिख देंगे। तो मैं आप लोगों को जब नारीवाद पढ़ाया था तो बताया था कि ये मेरी वोllstonecraft जो है नारीवादी विचारक हैं, नारीवादी महिला विचारक हैं। और बताया था कि उस समय आप लोगों को नारीवाद का अर्थ भी मैं बताया था कि नारीवाद एक विचारधारा है, एक आंदोलन है, जिसमें नारियों या स्त्रियों के प्रश्नों को जो है महत्व दिया जाता है। और ये जो नारीवाद है अन्य विचारधाराओं से अलग भी माना जाता है। इसीलिए देखिए, हम लोग जो आप लोग विचारक में भी रखा गया है, नारीवाद भी रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी नारीवाद में पढ़ाऊंगा। तो ये हर जगह एक अप्रोच, एक उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नजरिया। जैसे एक ही चीज को 10 लोग देखते हैं, उनका नजरिया अलग अलग होता है। सबके देखने का एक ही फिल्म जैसे है, उस फिल्म को देखिए 5 लोग देखने गए, 5 लोगों से बोलेंगे क्या क्या आपको अच्छा लगा, तो कोई बोलेगा गाना अच्छा लगा, कोई बोलेगा सीन अच्छा था, कोई बोलेगा इसमें हीरो बहुत अच्छा पिटाई किया। फिल्म एक ही, विश्लेषण अलग अलग। इसीलिए नारीवाद भी क्या है, एक विश्लेषण का तरीका है। जैसे मान लीजिए चश्मा है, सफेद रंग का चश्मा पहनिए, काले रंग का चश्मा पहनिए, हरे रंग का चश्मा पहनिए, सब चश्मा अलग अलग। अब हरे रंग का चश्मा पहन के सफेद देखेंगे तो हरा ही तो दिखाई देगा, पीले रंग का चश्मा पहन के देखेंगे तो पीला ही तो दिखाई देगा। मान लीजिए हरे रंग का चश्मा पहन के नीला देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। डिफरेंट कलर देखेंगे तो काला, पढ़ते होंगे साइंस में। तो जैसे मैं बताया कि इसमें जो है नारीवाद में वर्ग, राज्य, राष्ट्र, इन सब चीजों की तुलना में नारी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नारी को केंद्र बिंदु बनाकर राजनीतिक सिद्धांत दिए जाते हैं। तो ये जो मेरी वोllstonecraft हैं वो नारीवादी विचारधारा से संबंधित है। और यहां पर जो है, जैसे नारीवाद मानते हैं कि स्त्री पुरुष के आधार पर भेद किया जाता है, तो मेरी वोllstonecraft भी इसी चीज को मानती हैं और उसे समाप्त करने के लिए अपना विचार देती हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था कि नारीवाद में जब नारीवाद पढ़ाया था तो उसमें 3 सिद्धांत हैं। एक तो जो है उदारवादी सिद्धांत, दूसरा जो है समाजवादी सिद्धांत, और तीसरा जो है उग्र नारीवाद। तो ये मेरी वोllstonecraft, जब मैं क्राफ्ट लिखूंगा तो समझिएगा शार्ट में कि मैं मेरी वोllstonecraft की बात कर रहा हूं। तो क्राफ्ट उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर करिए। अब उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है, तो अब जो उदारवादी सिद्धांत मानता है वो मेरी वोllstonecraft से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मैं अभी इनका सिद्धांत आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा जो है हम लोग जो है इनके जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। जीवन परिचय में
आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है 17 अप्रैल 1759, 27 अप्रैल 1759 को हुआ था। लंदन में इनका जन्म हुआ। मेरी वोllstonecraft को पढ़ने का एक तरीका यह है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन, आप जानते हैं कि 38 वर्ष ही ये जिंदा रहीं, और आप जानते हैं कि 1797 में इनका डेथ हुआ 10 सितंबर। तो लंदन में इनका जन्म हुआ था, और लंदन में इनका जन्म हुआ, और आप जानते हैं कि इनका मृत्यु जो है लंदन में ही हुआ। सोमर्स टाउन जो जगह है, सोमर्स टाउन में इनका निधन हुआ। और जन्म जो है स्पिटा फील्ड्स में हुआ था, लंदन में ही पड़ता है स्पिटा फील्ड्स। तो देख रहे हैं कि जन्म भी लंदन में हुआ है, मृत्यु भी जो है लंदन में हुआ। शुरुआती दौर में इन्होंने जो है जोसेफ जॉनसन जो लेखक रहा है, जोसेफ जॉनसन, तो जोसेफ जॉनसन के अनुवादक के रूप में ये शुरू में काम करती रहीं। और आप जानते हैं कि इसी शुरुआती दौर में जो है इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना शुरू किया। पहली नारीवादी लेखिका भी इनको कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मैं किताबों का नाम लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि यहीं से जो है नारीवाद की व्यवस्थित शुरुआत मानी जाती है। जब मैं प्लेटो पढ़ाया था तो प्लेटो में भी नारीवाद आपको बताया था। जब जीएस मिल पढ़ाया था तो जीएस मिल ने भी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की बात किया था। तो आप देखते हैं कि इन्होंने ही जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने उदारवादी जो नारीवाद की शुरुआत की, उसी चीज को जो है आगे के विचारकों ने, चाहे जीएस मिल सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखता है उसमें उसने उसको समझाने का प्रयास किया। तो ये मूल स्रोत माना जा सकता है कि वोllstonecraft जो है नारीवादी विचारकों की मूल स्रोत है। इसी के आधार पर आगे जो है नारीवाद को संबल मिला। तो आप जानते हैं कि इनकी जो सबसे फेमस रचना है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, इनकी जो रचना है, अभी मैं किताब का नाम भी लिखवाता हूं, पुस्तकें। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, द विंडिकेशन, ए विंडिकेशन। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं रचनाओं को कुछ लिखता हूं क्योंकि उससे आप लोगों को जो है, अब देखे होंगे पिछले साल तो केवल यही पूछा था मेरी वोllstonecraft की रचना विंडिकेशन ऑफ वुमेन किसकी रचना है, पिछले बार जब पेपर हुआ था। इनकी जो रचना है उसमें दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है थॉट ऑफ दी, उसमें एक रचना इनका आता है थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर। ये जो रचना है 1787 में जो लिखा गया विंडिकेशन ऑफ वुमेन जो है,
आप जानते हैं कि ये 1792 में लिखा गया। तो ये बहुत अनुभव की रचना, मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में जितना अनुभव किया था, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में जो है उन्होंने इसको लिखा था। एक उनकी रचना है मैरी ए फिक्शन, ये 1788 में लिखा गया था। ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ, ये भी इनकी रचना है, ये 1788 में लिखी गई थी। और जानते हैं कि इनका बहुत सारा पत्र भी है, उसमें मुख्यतः जो है वो देखा जाए तो इन्होंने जो पत्र लिखा उसमें 25 पत्र हैं। उन पत्रों का संकलन बाद में किया गया था। तो पत्रों का जो संकलन किया गया था उसी को किताब का एक रूप दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर्स राइटिंग। लिख देता हूं नंबर 5, लेटर्स राइटिंग, लेटर्स रिटन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन। एक इनकी भी रचना है। एक रचना और भी है, वो भी जानना चाहिए आप लोगों को। तो ये लेटर्स वाला जो है बाद में इनके मरने के बाद इसका संकलन किया गया था। और एक रचना इनका है मैरिया और द रंग्स ऑफ वुमेन, ये भी एक रचना है। और भी छोटी मोटी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, वो मैं बीच में आप लोगों को वो भी लिखवा दूंगा, इनकी कौन कौन सी छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनको जो फ्रांसीसी क्रांति की एक बालिका कह सकते हैं। कभी कभी प्रश्न भी आता है कि मेरी वोllस्टनक्राफ्ट को जो है फ्रांसीसी क्रांति की एक बालिका किसको कहा जाता है? तो मेरी वोllस्टनक्राफ्ट। अब जो मैं बता रहा था इनका जीवन परिचय थोड़ा सा समझिए, उसके बाद मैं अभी सिद्धांत लिखवाऊंगा। जीवन परिचय तो मैं बोल रहा हूं, नोट्स पे भी लिखा है आप लोगों के। एडमंड बर्ग ने जो फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना किया था और गौरवपूर्ण क्रांति की सराहना किया था, तो इन्होंने जो है एक किताब लिखा था। एडमंड बर्ग की जो किताब थी उसके विरोध में जो है राइट्स ऑफ वुमेन की किताब लिखी गई थी। ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो किताब है, ये वाली जो किताब है, ये पहली वाली जो किताब है, वह एडमंड बर्ग द्वारा लिखी गई एडमंड बर्ग द्वारा लिखी गई रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस लिखी गई। रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ये जो किताब एडमंड बर्ग की थी, इस किताब के विरोध में लिखा
इस किताब के विरोध में लिखा गया, इस किताब के विरोध में लिखा गया। तो ध्यान रखिएगा कि कभी पूछे कि किस विचारक के विरोध में जो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा गया, तो एडमंड बर्ग टिक लगाइएगा। और आप जानते हैं कि एडमंड बर्ग इसके विरोध में जो टॉमस पेन आप लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक अधिकार में बताया था, टॉमस पेन ने जो राइट ऑफ मैन लिखा था, राइट ऑफ मैन जो टॉमस पेन की किताब है, वो भी जो है एडमंड बर्ग के विरोध में ही लिखी गई थी। तो आप जानते हैं कि वोllstonecraft शुरुआती दौर में शिक्षा के बारे में, महिला शिक्षा के बारे में ज्यादा इन्होंने लिखा। एक इनकी किताब है फीमेल रीडर, एक ये भी किताब लिख सकते हैं। फीमेल रीडर, तो फीमेल रीडर में जो है महिलाओं के सुधार के लिए साहित्यिक तर्क का इन्होंने संकलन प्रस्तुत किया था। एजुकेशन ऑफ डॉटर्स एक इनकी किताब है। एजुकेशन ऑफ डॉटर, ये वाली किताब देखिए, एजुकेशन ऑफ डॉटर भी इसको कहते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो किताब इनकी है एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, उसमें जो है उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर चर्चा किया था, बच्चों के शिक्षित करने की इन्होंने वकालत किया था। और ये जो किताब है ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ, इसमें भी उन्होंने जो है मध्यम वर्गीय परिवार की जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को शिक्षित करने पर बल दिया था। तो आप देखते हैं कि उनका जो जीवन रहा है वो जीवन एक तो बहुत शार्ट उनका लाइफ रहा, 38 इयर्स। और उनके पारिवारिक जीवन में आप जानते हैं कि उनकी जो बच्चियां हैं, आप जानते हैं कि दूसरी बच्ची का जो जन्म हुआ था, जिसका नाम जो है मेरी सेल्ली है, मेरी सेल्ली के जन्म के जो है 11 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और मेरी सेल्ली की जो पहली जो लड़की थी गाडविन, पूरा नाम तो उसका है मेरी वोllstonecraft गाडविन। तो मेरी वोllstonecraft गाडविन के बाद जो सेल्ली का जन्म होता है, जन्म के बाद ही उनका मृत्यु हो गया था। तब देखते हैं कि इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो है इतना ज्यादा महिलाओं के बारे में उन्होंने लिखा, जिसके कारण उनको ये माना गया कि यहीं से नारीवादी विचारधारा का प्रारंभ होता है। तो आपको तो एक ध्यान रखना है, अब इसके बाद इनके विचारों को ध्यान रखना है। और उनके विचारों को हम लोग बिंदुओं में लिखेंगे। जो इनके विचार हैं, ये जो विचार और सिद्धांत हैं, मैं बताया कि जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय में जो सामान्य जन्म है, मृत्यु है और तमाम जो किताबें हैं, ये सब सामान्य पहलू। और फिर इसके बाद जो विचार है, तो उन विचारों में हम लोग एक एक में समझाऊंगा, फिर आपको लिखवाऊंगा। विचार आबलिक सिद्धांत, उसको पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, एक एक मैं पहले समझाता हूं कि वोllstonecraft का उदारवादी नारीवाद के समक्ष क्या विचार रहा। तो पहली चीज, किनको जो है पहली व्यवस्थित नारीवादी लेखिका कहा जाता है। इन्होंने ये तर्क दिया कि शिक्षित महिलाएं जो हैं, यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तभी अच्छी मां बन सकती हैं,
तभी अच्छी पत्नी बन सकती हैं, राष्ट्र के लिए सकारात्मक योगदान दे सकती हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए उन्होंने जो है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन में जो है इलीट वर्ग पर हमला किया। जो इलीट क्लास है उस इलीट क्लास पर इन्होंने हमला किया और गणतंत्रवाद की वकालत की। नंबर 1, क्राफ्ट को 60 में आप लोग लिखिए, क्राफ्ट को पहली व्यवस्थित नारीवादी लेखिका माना जाता है। पहली व्यवस्थित नारीवादी लेखिका माना जाता है जिन्होंने उदारवादी नारीवाद को आगे बढ़ाया, उदारवादी नारीवाद को आगे बढ़ाया और कहा कि पुरुष के समान महिलाएं भी विवेकशील प्राणी हैं, पुरुष के समान महिलाएं भी विवेकशील प्राणी हैं और उन्हें भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसी पहलू को जीएस मिल द्वारा, जो आप लोगों को पढ़ाया था, इसी पहलू को जीएस मिल द्वारा अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में व्यापक स्वरूप दिया गया। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में व्यापक स्वरूप दिया गया। ब्रैकेट बंद। देखिए, उनका ये मानना था कि वोllस्टोनक्राफ्ट का ये तर्क था कि महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, महिलाएं भी राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं, महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं पत्नी होने के बजाय साथी की तरह कार्य करें। उन्होंने कहा कि भाई विवाह हो जाता है तो विवाह के रूप में जो है, विवाह के रूप में महिला को हम लोग क्या समझते हैं कि महिला जो है एक संपत्ति के रूप में है। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति या महिला को आभूषण के रूप में न देखा जाए, महिलाएं भी मानव हैं, उनको भी पुरुषों के समान मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 2, ऐसे में समझाकर लिखवा दूंगा। क्राफ्ट का तर्क है कि, या क्राफ्ट का कहना है कि महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, महिलाओं को पुनः परिभाषित करना होगा,
पुनः परिभाषित करना होगा, क्योंकि महिलाएं राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं, राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं, जैसे बच्चों को शिक्षित करती हैं, जैसे बच्चों को शिक्षित करती हैं, पुरुषों के समान कार्य करती हैं, पुरुषों के समान कार्य करती हैं। भाई हम कहते हैं राजनीतिक कार्य है, आर्थिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, तो पुरुषों के समान कार्य करती हैं। तीसरा जो उनका बता रहा था, एक और लिखिए, नंबर 3, उनके अनुसार महिलाएं पति के लिए पत्नी होने की जगह साथी की भूमिका में हो, पत्नी होने की जगह साथी की भूमिका में हो। समाज में महिलाओं को संपत्ति आबलिक आभूषण के रूप में न देखा जाए, संपत्ति आबलिक आभूषण के रूप में न देखा जाए, क्योंकि महिलाएं भी मानव हैं। उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार दिया जाए, पुरुषों के समान अधिकार दिया जाए। चौथा पॉइंट समझिए, इनका यह मानना है कोई आमूल परिवर्तन नहीं चाहती हैं, जैसे उग्र नारीवाद है, सुधारवादी दृष्टिकोण ये लोग रखते हैं, क्राफ्ट भी सुधारवादी दृष्टिकोण रखती हैं। समाज के मूलभूत संरचना में जो है बदलाव किए बिना अधिकारों के माध्यम से स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना चाहती हैं। इसका मतलब उदारवादी विचारधारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ मसला है। और क्राफ्ट का मानना है कि महिलाएं भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति विवेकशील और तर्कसंगत प्राणी हैं, प्रत्येक व्यक्ति नैतिक रूप से समान है, अतः नस्ल, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4, क्राफ्ट आमूल परिवर्तनवादी न होकर सुधारवादी तरीका अपनाती हैं, आमूल परिवर्तनवादी न होकर सुधारवादी तरीका अपनाती हैं। अर्थात मूलभूत संरचना में बदलाव किए बिना, मूलभूत संरचना में बदलाव किए बिना मूलभूत संरचना में बदलाव किए बिना अधिकारों के माध्यम से स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना चाहती हैं, अधिकारों के माध्यम से स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना चाहती हैं। इस विचारधारा की बौद्धिक जड़, इस विचारधारा की बौद्धिक जड़ व्यक्तिवाद में निहित है, बौद्धिक जड़ व्यक्तिवाद में निहित है, जो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक रूप से समान है, जो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक रूप से समान है, अतः नस्ल, धर्म, लिंग, अतः नस्ल, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव अनुचित है। भेदभाव अनुचित है।
भाई ऐसे समझिए, इनका ये मानना था कि जो अधिकार पुरुष को प्राप्त है, महिला भी मानव है, इसलिए मानव को प्राप्त होना चाहिए। महिलाएं भी तो मानव हैं। अरे भाई, पेड़ पौधे तो पेड़ पौधे की तरह हैं, तुलसी का पौधा हो चाहे गुलाब का पौधा हो, ऐसा तो नहीं तुलसी के पौधे में पानी डालेंगे, गुलाब के पौधे में कहेंगे कि नहीं इसे पानी नहीं डालेंगे। प्रकृति ने सबको शारीरिक रूप से अलग अलग बनाया है, समाज की आवश्यकता है, प्रकृति की आवश्यकता है, तो भेदभाव कैसा? भाई गुलाब के गमले में भी तो खाद पड़ता है, तो तुलसी जी के भी गमले में खाद पड़ता है, क्या दिक्कत आ गई? तो इनका मानना है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान समझा जाए, शिक्षा में समान अवसर मिलना चाहिए, राजनीतिक सामाजिक जीवन में समान अवसर मिलना चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। पितृसत्तात्मक, भाई नारीवादी का मूलतः विरोध किसके खिलाफ है? प्रश्न आया हुआ है। पितृसत्तात्मक जो स्वरूप है उसके कारण इनका भी यह मानना है कि पितृसत्तात्मक जो स्वरूप है उसके कारण महिलाओं की यह भूमिका है, महिलाएं जो हैं दबी हुई हैं। तो वोllstonecraft का मानना है कि सबके साथ यदि समान व्यवहार किया जाए तो ऐसी दिशा में जो है पितृसत्तात्मक जो, लिखिए मैं लिखवाऊं अगला पॉइंट नंबर 5, क्राफ्ट ने अन्य नारीवादियों के समान माना कि अन्य नारीवादियों के समान माना कि महिलाओं के शोषण का मूल कारण पितृसत्तात्मक समाज का स्वरूप है, पितृसत्तात्मक समाज का स्वरूप है। समाज में पुरुषों को प्रधानता दिया जाता है, पुरुषों को प्रधानता दिया जाता है, जबकि तार्किक रूप से व्यक्ति का महत्व उसकी प्रतिभा, योग्यता और चरित्र के आधार पर होना चाहिए। इस तरह लैंगिक समानता पर बल देने की बात किया जाता है। इस प्रकार लैंगिक समानता की समर्थक है या लैंगिक न्याय भी कह सकते हैं। भाई उनका मानना था कि महिलाओं को जो है, जो पितृसत्तात्मक जो स्वरूप है समाज का, उसमें महिलाओं का शोषण होता है। महिलाएं जो हैं पुरुषों के समान अधिकार नहीं प्राप्त कर पाती हैं, इसलिए इस पितृसत्तात्मक स्वरूप को समाप्त करना नहीं चाहती हैं, इसमें सुधार करना चाहती है। ध्यान रखिएगा, अभी बोला हूं आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा नहीं है, सुधारवादी विचारधारा है। इसी प्रकार समझिए, उनकी जो किताब है थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ये जो उनकी किताब है 2 नंबर, थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर, इस किताब में उन्होंने जो है शिक्षा पर विशेष बल दिया था। और एक उनकी किताब थी एजुकेशन ऑफ, अभी लिख रहा था यहां पर, एजुकेशन ऑफ डॉटर जो किताब थी,
एक तो ये इनकी किताब थी, फीमेल रीडर, कभी आए तो फीमेल, अच्छा लिखा हूं, अगला पॉइंट लिखिए, एजुकेशन ऑफ डॉटर तथा फीमेल फीमेल रीडर में, एजुकेशन ऑफ डॉटर तथा फीमेल रीडर में, फीमेल रीडर में उन्होंने लिखा कि, फीमेल रीडर में उन्होंने लिखा कि शिक्षा महिलाओं में, शिक्षा महिलाओं को जागरूक कर सकता है, शिक्षा महिलाओं को जागरूक कर सकता है और जागरूक महिलाएं ही नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती हैं। जागरूक महिलाएं ही नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती हैं। भाई देखिए, इस किताब में उन्होंने लिखा कि भाई महिलाओं को जो है तर्कसंगत सोच रखना चाहिए, अपनी स्थिति को समाज में बेहतर साबित करना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करने पर बल देती हैं, चाहे वो मां हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पत्नी हो। शिक्षित होकर ही महिलाएं समाज में योगदान दे सकती हैं, पितृसत्तात्मक समाज में बराबरी का हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं। और अभी मैं बताया कि जो एडमंड बर्क है, जो फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करता है, तो उस फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना में इन्होंने लिखा, बर्क जो है रूढ़िवादी विचारक था। रिफ्लेक्शन उसकी किताब थी, रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस, 1789 के बर्क की जो किताब है, ये किताब की इन्होंने समीक्षा की, आलोचना किया, क्योंकि इस किताब में जो है परंपरा और संपत्ति के अधिकारों का समर्थन किया गया था, महिलाओं को पुरुषों के अधीन करने की बात की गई थी। अगला पॉइंट लिखिए, एडमंड बर्क द्वारा लिखी गई पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस की आलोचना की, क्योंकि बर्क रूढ़िवादी विचारक है। मैं एडमंड बर्क जब परंपरावादी पढ़ाया था तो अलग से लिखा हूं, 2 पेज नोट्स में पढ़ लीजिएगा। बर्क रूढ़िवादी विचारक है जिसने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की, परंपराओं एवं संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया, और फ्रांसीसी क्रांति को विफल माना। इन पहलुओं का क्राफ्ट ने खंडन किया,
और कहा कि पुरुषों के समान, और कहा कि पुरुषों के समान महिलाओं का भी अस्तित्व है। तभी तो मैं बता रहा था कि टॉमस पेन जो है राइट्स ऑफ मैन जो किताब लिखा था एडमंड बर्ग की आलोचना करके, इस किताब के कारण ही टॉमस पेन बहुत चर्चित विचारक बना था। इसी टॉमस पेन के विचार को क्राफ्ट ने जो है वो आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि टॉमस पेन की जो किताब आई थी राइट्स ऑफ मैन 1791 में किताब आई थी, 91 में। और आप देख रहे हैं कि ये जो किताब लिखी गई है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये 1792 में लिखी गई है। तो एक तरह से टॉमस पेन का जो विचार था उसी विचार को जो है वो देखा जाए तो एक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में जो है इसी विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये अपने दिमाग में रखिए। तो राइट्स ऑफ वुमेन भाई राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन की किताब, अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 मेरी वोllस्टनक्राफ्ट की किताब। अब मेरी वोllस्टनक्राफ्ट की जो किताब है राइट्स ऑफ मैन में जो बात लिखी गई उसको आगे बढ़ाने का प्रयास है। और मैं बता रहा था कि द फीमेल रीडर जो किताब है महिलाओं के सुधार के लिए साहित्यिक तर्क का संकलन प्रस्तुत करता है। उसमें तर्क दिया गया है। एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ, इन सब चीजों में जो लिखे तो मैं लिखवा दूं। वोllस्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ तथा दी फीमेल रीडर में बच्चों को शिक्षित करने की वकालत की। बच्चों को शिक्षित करने की वकालत की और विभिन्न तर्कों द्वारा इस पहलू की पुष्टि की। इन पुस्तकों का जॉन लॉक उदारवाद का जन्मदाता पढ़ाया था, इन पुस्तकों का लॉक ने समर्थन किया और कहा कि ये पुस्तकें ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ और फीमेल रीडर, ये पुस्तकें बच्चों को तार्किक आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। तार्किक आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। इसी को देखिए, ये जो किताब है, ये जो उपन्यास उनका है मैरी ए फिक्शन, MARRI, MARY भी चलेगा, कोई दिक्कत। तो ये जो है
मैरी ए फिक्सन जो किताब है, इस किताब में उन्होंने जो है महिलाओं को संपत्ति देने की बात की। लिखिए, मैं लिखवा दूं। मैरी ए फिक्सन में लिखा कि महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, घरेलू हिंसा भी किया जाता है, घरेलू हिंसा का भी चर्चा इसी में, घरेलू हिंसा किया जाता है, और इसी पुस्तक के माध्यम से, इसी उपन्यास, ये उपन्यास है एक्चुअली, पुस्तक क्या, ये उपन्यास है, इसी उपन्यास के माध्यम से पहली उदारवादी नारीवादी लेखिका बनी। हमें बताया कि फ्रांसीसी क्रांति की एक बालिका, क्या लगाएंगे, वोllस्टनक्राफ्ट, और इसमें जो लोग मैरी ए फिक्सन उपन्यास पढ़े होंगे, है भी, मार्केट में भी है, उसमें जो है, जो नायिका है, नायिका को आर्थिक कारणों के लिए जो है प्रेम विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था। जो लोग पढ़े होंगे उपन्यास, तो यह बड़ा रोमांटिक जो है ये उपन्यास है। इस उपन्यास में जैसे आप देखते हैं कि महिला उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि वह जो है दूसरे लड़के से प्यार करती है, और कहीं ना कहीं जो है दूसरे लड़के के साथ मिलती है, लेकिन शादी उस लड़के से करती है आर्थिक कारणों से। तो ये मारिया या द रॉन्ग ऑफ वुमेन, ये अधूरा उपन्यास था। इसके बाद का जो उपन्यास है, ये मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। ये जो है मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद प्रकाशन हुआ। इसको जो है मारिया और दी रॉन्ग ऑफ वुमेन को जो है कट्टरपंथी नारीवादी कृति माना जाता है। एक लाइन लिख दीजिए तो अगला पॉइंट, मारिया और द रॉन्ग ऑफ वुमेन अधूरा उपन्यास था, अधूरा उपन्यास था जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। इसे उग्र नारीवादी कृति भी कहा जाता है, उग्र नारीवादी कृति भी कहा जाता है। जैसे इसमें क्या हुआ था कि एक महिला द्वारा जो है अपनी पति के शरण में एक कैद महिला की कहानी को रेखांकित करता है, और ये जो मारिया है, इसमें जो पात्र है, तो मारिया भी शादी के बाहर जाकर जो है एक साथी जो कैदी है उसके साथ मिलती जुलती है। तो मेरी वोllस्टनक्राफ्ट ने इन उपन्यासों में, चाहे मारिया वाला उपन्यास हो चाहे मैरी ए फिक्सन हो, इन उपन्यासों में उन्होंने जो है जो विवाह का चित्रण किया
उसमें इस तरह के संबंधों की बात की। राइट्स ऑफ वुमेन से अलग तरीके का यह उपन्यास था। वोllstonecraft के दोनों उपन्यासों को देखा जाए तो सौंदर्य शास्त्र का एक समीक्षा है। जो आज देखिए ये दोनों उपन्यास फेमस हैं, यहां से जो है उग्र नारीवादियों को प्रेरणा भी मिला। और मैं बताया था कि एक जो किताब है ये लेटर्स रिटन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क में जब वोllstonecraft थी तो उन्होंने जो है लगभग 25 पत्र लिखा था। इसमें 25 पत्रों का उल्लेख है जो 5वें नंबर की पुस्तक है। और आप जानते हैं कि 1788 में इस तरह के ग्रंथों का प्रकाशन जो है जो जॉनसन था, तो जॉनसन के साथ काम करते हुए उन्होंने जो है, जॉनसन की साहित्यिक सलाहकार भी थी, तो इसका प्रकाशन भी किया गया, जिसके कारण देखा जाए तो बौद्धिक और कट्टरपंथी विचारों के सबसे उन्नत वर्ग से परिचित हुई, जिसे समाज में पहचान भी मिली। तो मैं बताया, और एक चीज और उसमें कि जैसे रूसो ने जो एमाइल लिखा था, रूसो की जो रचना थी इमाइल की भी, इसकी भी आलोचना ये करती हैं। रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्य के लिए जो है उपयोगी माना था, और उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन में लिखा कि ये ठीक नहीं है। लिखिए, मैं लिखवा दूं अगला पॉइंट। रूसो की रचना इमाइल की भी आलोचना की, रूसो की रचना इमाइल की भी आलोचना की, क्योंकि रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू संदर्भ में देखने का प्रयास किया था, घरेलू संदर्भ में देखने का प्रयास किया था। इसकी आलोचना राइट्स ऑफ वुमेन में किया। पूरा नाम तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, शॉर्ट में राइट्स ऑफ वुमेन लिख सकते हैं। इसकी आलोचना राइट्स ऑफ वुमेन में किया, जिसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार देना शामिल था। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, विवाह की विरोधी नहीं है। जैसे उग्र नारीवाद में मैं बताया था कि लोग विवाह के विरोधी हैं, विज्ञान तकनीक का प्रयोग करना चाहते हैं, ये लोग ऐसे नहीं, विवाह की विरोधी नहीं थी और नहीं परिवार को समाप्त करना चाहती हैं। इनका केवल चीज है सुधारवादी, महिलाओं को शिक्षा देना, महिलाओं को स्वतंत्रता देना। इन्होंने कहा था कि भाई विवाह का मतलब अधीनता नहीं है। भाई हमें कहते हैं ए व्यक्ति का बी व्यक्ति से विवाह हो गया, तो बी व्यक्ति जो है, जो फीमेल है और ए मेल है, तो ऐसा थोड़ा ना कि बी व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो ए के अधीन हो गया। अरे भाई ये तो प्रकृति की आवश्यकता है। मान लीजिए, देखिए समझदार व्यक्ति है, वो भी उठ के सुबह अपना कुछ काम कर देगा, पानी भर देगा, जो भी छोटा मोटा काम है वो कर देगा। मान लीजिए कुछ नहीं है तो घर का जितना चादर है, रजाई है, सब चपत कर रख देगा। पेपर है एक जगह मान लीजिए इकट्ठा करके रख दिया। तो कहने का मतलब ये छोटा मोटा कार्य आप करते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो बी व्यक्ति है ये साथी की तरह है, फ्रेंड की तरह है, इस तरह का होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा था कि भाई विवाह को
एक तरह से इन्होंने, इनका एक कथन था, विवाह वैधानिक वेश्यावृत्ति है। तो आप देखते हैं इन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि महिलाओं को जो है कानूनी रूप से विवाह करके एक प्रकार से दास बना दिया जाता है। महिलाएं दास की भांति जीवन यापन करती हैं। तो आपको ध्यान होगा कि प्लेटो ने जिस नारीवाद की बात किया था, एक पॉइंट लिखिए तो आगे, प्लेटो ने जिस नारीवाद, अच्छा रूसो का लिख लिए, ठीक है रूसो का लिख लिए, हाँ, प्लेटो ने जिस नारीवाद की बात की, प्लेटो ने जिस नारीवाद की बात की उसका क्राफ्ट ने समर्थन किया, लेकिन अरस्तु की आलोचना की, लेकिन अरस्तु की आलोचना की। अरस्तु की आलोचना की। क्योंकि अरस्तु ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया। अरस्तु ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया। फिर भी प्लेटो के साम्यवाद का समर्थन नहीं किया। फिर भी प्लेटो के साम्यवाद का समर्थन नहीं किया। प्लेटो के साम्यवाद का समर्थन नहीं किया। तो आप देखते हैं कि इन्हीं सब चीजों को बाद में, जैसे मैं आप लोगों को नारीवाद पढ़ाया था, बेट्टी फ्रीडन की जो रचना थी फेमिनिन मिस्टिक, इन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो ये आपको इतना ही इसमें जानना है। ये छोटे छोटे विचारक हैं और मैं आप लोगों के नोट्स में भी लिखा हूं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई रूसो की आलोचना, एडमंड बर्ग की आलोचना, या इसी प्रकार से पहली नारीवादी लेखिका, और कहीं न कहीं महिलाओं को जो है उदारवादी तरीके से, सुधारवादी तरीके से अधिकार दिलाना, या इनकी किताबों का नाम है, इस तरह की चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। रेडिकल चीजों का समर्थन नहीं करती हैं। किताब का नाम ध्यान रखना है, इनके विचारों को ध्यान रखना है। और फिर इसमें एक विचारक हम लोग का कन्फ्यूशियस, फिर हम लोग अगली कक्षा में उसको करते हैं।